एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाती है। ये चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्क में आती हैं, हवा खाने, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, इधर उधर की बातें करती हैं, पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती बेंच पर बेखबर सोए, ये तो बिल्कुल गैर मामूली बात है, जो अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित भी करती है। रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सभी एक क्षण के लिए ठिठक जाते, एक नज़र ये दृश्य देखते और चले जाते। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए और वृद्ध जन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा से आंखें नीची किए हुए वहां से निकल जाती। बसंत और हासिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़कर आ रहे थे। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपिक रेस होने वाली है। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह नहीं मिली। हासिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या होगी। लेकिन वेश्याएं भी तो इतनी बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वेश्या कैसी? बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप और छवि दिखाने का ये नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बनाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना ये प्रमाणित नहीं करता कि ये वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। दोनों में ऐसे ही अनबन चल रही थी। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चढ़े होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। पर मुझे तो कुलवधू सी जान पड़ती है। अच्छा, कुलवधू पार्क में सोने नहीं आती। हो सकता है घर से रूठ कर आई हो, चलकर पूछ लें क्या? अरे निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसास जताएंगे, और कहीं अगर झिझक दे तो? झिझकने की बात ही नहीं, उससे सौजन्य और सहजता से डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसे गत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठती है, वो ये तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा। मेरे हृदय पर तो ये रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया। शायद कभी ना भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि ये कोई वेश्या ही है। रूप की देवी वेश्या भी हो तो भी पूजने योग होती है। यहीं खड़े खड़े कवियों सी बातें करोगे, जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? केवल खड़े रहना, पास में तो मैं ही डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं। वे आकर्षित करना चाहती है। ये वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है तो ये कुलवधू ही। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहुदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में तो वो मूर्ति दौड़ रही थी। तो आओ बैठें। जब वो उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चलेंगे। मैं तो कहता हूँ कि ये वेश्या ही है, और मैं कहता हूँ ये कुलवधू है। तो 10-10 की बाजी रही, और दोनों वहां से चले गए। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते हुए आ रहे थे, मानो कोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल। दूसरे के बाल पके पर कमर सीधी और इकहरा बदन। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए। दोनों की आंखों पे ऐनक। मोटे महाशय वकील और छरछरे महाशय डॉक्टर। वकील बोले, देखा ये 20वीं सदी का करामात। डॉक्टर साहब बोले, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का समय अब नहीं रहा। है किसी भले घर की लड़की, वेश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। पर वेश्या इतनी फूहड़ नहीं होती, और भले घर की लड़की क्या फूहड़ होती है? नई आज़ादी का नया नशा। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई। जिनके सिर आएगी वो झेलेंगे। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई, मगर आंखें तो रुखसत नहीं हुई। वो दिल तो नहीं रुखसत हो गया।
बस आंखों से देखा करो और दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने का जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी, तो जिधर देखो हुस्न के जलवे ही जलवे हैं। सुना, युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वो है बूढ़े मर्द। मैं इसका कायल नहीं। उसका जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। ये सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर ये बात नहीं होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम यूं ना चले जाते। मैं तो आंखें भर कर देख भी ना सका। डर लग रहा था कि कहीं आंखें खुल गई और मुझे ताकते देख लिया तो दिल में क्या समझ लेगी। खुश होती है कि बूढ़े पर उनका जादू चल गया। अजी रहने भी दो। आप कुछ दिनों अकोसा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका हूँ, सब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दे तो मैं तैयार हूँ। हाँ, ये मेरा जिम्मा रहा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात मैं भी कभी कभी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। आप इस इरादे से आए तो मैं आपको अपना दुश्मन मानूंगा। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ ये भी डॉक्टरों ने लूटने का एक नया लटका निकाला है। सच में। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श से जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। ना सो मंकी ग्लैंड और ना एक रमणी का बहुपास। अच्छा, अब कदम बढ़ाइए, मॉकविल आके बैठे होंगे। ये सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग को, विन्यास को, उसके बिखरे केसों को, उसकी खुली गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटे। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वो बुला रही है और हम भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम करते हैं जवान कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे होते हैं, अस्थिर होते हैं, गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं या निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण हम करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो रही है साहब। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो आपका तो फिर क्या होगा? तो मिला करे, यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी तो साहब, मगर जब अपने लड़के दुश्मनी पर कमर बांधे हों तो क्या हो सकता है। मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। यह जवानी की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी और दोनों मित्र निकल गए। तभी वहां दो देवियां, जिसमें एक वृद्धा थी और एक जवान, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आ गई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं, बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे तो वेश्या मालूम पड़ती है। वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का अधिकार नहीं। कैसे मजे से सो रही है, मानो उसका अपना घर है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी भी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सज्जलता होनी चाहिए उसे नहीं छोड़ती। किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आंधी का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथ लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है। वो दिल से समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वो स्वाधीन नहीं, इसलिए वो अपनी स्वाधीनता को ढोंग में रचा करती है। जो बलवान है वो अकड़ते हैं, जो दुर्बल है वो अकड़ते नहीं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे?
पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और ये निर्लज्ज टांग फैलाए पड़ी है। हाय, ये नींद कैसे इसे आ गई यहाँ पर? रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई होगी। पर यहीं रही, कुछ कुछ बदती है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ गया, क्या मैं सो गई थी? मेरा सिर चकरा रहा था, मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो जाए। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं बेंच पर बैठ गई और फिर मुझे होश ही नहीं रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मालूम होता है कि मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती हैं? वो मेरे ससुर हैं। युवती ने आशा से कहा। अच्छा, अभी इधर से गए हैं? सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ। तो क्या आप उनके बड़े लड़के बसंत लाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, अरे बसंत लाल भी तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे देखा कहाँ है? मैं दौड़कर डॉक्टर साहब को खबर दे दूं? जी नहीं, किसी को नहीं बुलाइए। बसंत लाल भी वहीं खड़ा है, उसे बुला दूं? तो चलो, अपने मोटर से तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में रहती हो तुम? बेगमगंज, मिस्टर जयराम के घर। मैं आज ही मिस्टर बसंत लाल से कहूँगी कि मैं आपकी बहू से मिली हूँ। मैं क्या जानती थी कि वो इस पार्क में आते होंगे, मगर कोई आदमी तो साथ में ले लिया करो। ऐसे अकेले किस लिए? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, आपको कैसी लगी मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।